नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी देख रहे हैं आज का ये टेस्ट है हमारा। तो ये हमारा आज का टेस्ट जो होगा वो पर्यावरण अध्ययन का होगा, ठीक है ना। तो आप सभी को इस टेस्ट में जो मैं मुख्य प्रश्न आपको बताने जाऊंगा, इस 3 वीडियो आपके लिए हमारी आएंगी। तो ये तीनों ही वीडियो बहुत विस्तार से होंगी और इन प्रत्येक यूनिट से आपकी टोटल यूनिट 5 है। और ये हमारी पार्ट नंबर 1 यानी पहला पार्ट जो होगा, इस पहले पार्ट के अंतर्गत हम यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 इन ये 2 यूनिट हैं आपकी, पहली और तीसरी, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 2 आपका जो आएगा, उस पार्ट नंबर 2 के अंदर यूनिट नंबर 2 और पार्ट नंबर जो हमारा 3 है, उस पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत आपकी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 इन्वॉल्व की गई है। आप तीनों वीडियो को देखिएगा। उत्तर आप सभी को पढ़ने हैं। आपको मैं PDF टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रश्नों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न आपको टच कर दूंगा, मुख्य प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनको तो हम एक बार विस्तार से देख ही लेते हैं। तो देखिएगा, वह शास्त्र जिसमें मानव संबंधों की चर्चा होती है क्या कहलाता है? सामाजिक पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। इसको आप लोग जानते ही हैं। दूसरी बात है, पर्यावरण अध्ययन किसकी चर्चा करता है? तो साथियों, ये सामाजिक और भौतिक दोनों प्रकार के वातावरण की चर्चा करता है। और सबसे मुख्य प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में ये है, और ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। ये कथन किसका है साथियों? ये जिमबर्ट का कथन है। किसका है? जिमबर्ट का कथन है। याद रख लेना इसको अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली परिभाषा कि पर्यावरण उन दशाओं का योग है जो मानव को निश्चित समय अवधि में निश्चित स्थान पर आवृत होती है या दौरान होती है। यह पर्यावरण की उक्त परिभाषा आपको याद रखनी है, पार्क ने दी थी। किसने दी थी साथियों? पार्क नामक भूगोलवेत्ता ने दी थी। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन से आप लोगों के लिए कि भाई भौतिक पर्यावरण को हम क्या कहते हैं? तो भौतिक पर्यावरण को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है कि भाई जैविक पर्यावरण के भाग कौन कौन से हैं? तो आप सभी को याद रखना, जैविक पर्यावरण के आपने कौन से हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सभी किसके हैं? जैविक पर्यावरण के भाग हैं। और पर्यावरण के अंतर्गत जो अवयव होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? तो भूमि आती है, और उसके बाद वायु और जलमंडल और जैव मंडल और हमारी लोक कला व संस्कृति। तो ये सभी इसके जो तथ्य हैं, ये सभी अवयव इसके इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना, पूछा जा सकता है 1 नंबर में। उसके बाद पर्यावरण मित्र कार्यक्रम, और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रख के जाना भैया, अच्छे से याद कर लेना है कि पर्यावरण मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, आपको याद रखना है 24 जुलाई 2010 को। फिर बाद में कहना है कि हमें बताया नहीं। पर्यावरण मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 24 जुलाई 2010 से किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिएगा, पर्यावरण की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का निर्माण जिस पर आधारित किया जाता है वह क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो फैक्ट हैं आपके राइट माने जाएंगे, क्योंकि पाठ्य वस्तु का जब निर्माण किया जाता है तो इन सभी तथ्यों के ऊपर आधार बना करके किसी भी पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण, भोजन, आवास और जल, यात्रा तथा कुछ करना और बताना, ये सभी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भाई वर्तमान में पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? पृथ्वी पर वर्तमान में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है हमारी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ये लगातार वैश्विक ऊष्मीकरण प्रदूषण के कारण बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। जब ध्रुवों पर बर्फ पिघलती जा रही है तो जिससे समुद्र का जो तटीय शहर होते हैं वो समुद्र में डूब सकते हैं भैया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र तटीय प्रदेश बढ़ने लगेंगे, तो वहाँ पर समुद्र के आसपास के जो शहर है वो डूबने के कगार पर आ जाएंगे। अगली बात है कि पौधा प्रकृति में किन गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो भैया एक तो ऑक्सीजन और दूसरी क्या है हमारी? CO2। ये 2 गैस है, ऑक्सीजन और CO2। पौधे जो होते हैं प्रकृति में दोनों गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 जो आपका दिया गया है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? तो याद रखना आप सभी को, कौन सी है?
भोजन है इसमें से, ठीक है ना, याद रख लेना। जैसे भोजन, आवास, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट आपका ये है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जैविक पर्यावरण क्या है, आपसे पूछा जाएगा, या जैविक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण से किस तरीके से भिन्न है। प्रश्न आपको याद रखना है कि हमारे आसपास जो जैविक पर्यावरण है उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी पाए जाते हैं, जिनको इनमें मनुष्य भी शामिल होता है, तो ये हमारा कहलाता है जैविक पर्यावरण। जबकि सजीवों के अलावा हमारे पदार्थ, वस्तुएं और विकिरण जो सब मिलकर के एक भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जैसे भूमि, समुद्र, पर्वत, वायुमंडल, कोयला, रेलगाड़ी आदि, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वन राजस्थान के वनों की अपेक्षा घने क्यों होते हैं। उसका रीजन है भैया, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत बरसात सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है। और राजस्थान में कहाँ पर है, याद रखना, मैं आपको बता दूँ, राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक वनों की बात की जाती है तो उदयपुर जिले के अंतर्गत, उदयपुर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमारे रहन सहन के ढंग और मूलभूत आवश्यकता, क्रिया आदि को ज्ञान प्रदान करना, ठीक है ना। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु दो महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना और दूसरा है विद्यार्थियों की अंतर्निहित शक्तियों का निर्माण करना। अगर आप लोग इन वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको जो मैं मॉडल पेपर बताऊंगा फिर भी आप लोग ये कहेंगे कि साहब आपने उत्तर तो बताया ही नहीं, तो फिर आप लोग इस वीडियो को क्यों डालते हो। भैया मैं उत्तर इन विस्तार वाली वीडियो के अंतर्गत आपके मॉडल पेपर का उत्तर बता देता हूँ और आप लोग इन वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मैंने बता दिया है आपको क्या उद्देश्य है। एक उद्देश्य बात करें तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता विकसित करना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के भोजन के स्रोत क्या क्या हैं, वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो भैया जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनका स्रोत क्या है, भोजन का अलग अलग होते हैं सबके। पेड़ पौधों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको शाकाहारी जीव भोजन बनाते हैं, जबकि सर्वाहारी जो होते हैं वो सभी प्रकार के या जीव जंतु अन्य प्रकार के भोजन भी करते हैं। तो मांसाहारी जैसे शेर होता है, शेर तो वो शाकाहारी जीवों का भक्षण करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर ये है 15 कि विभिन्न शिक्षा आयोगों ने आधारभूत शिक्षा के किन किन मूल तत्वों को दोहराया है। अब ये परिभाषा आपको, ये प्रश्न अच्छा लगना चाहिए, ये प्रश्न को आप लोग मोस्ट कर लेंगे। तो भैया पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 थीम है और ये 6 थीमों को आप लोग अच्छे से रट के जाना। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आपसे 1-2 नंबर में भी या 3 नंबर में भी पूछ सकता है। चलिए कौन कौन से हैं 6 थीम आपको याद रखनी पर्यावरण पाठ्यक्रम की। पहली तो है पर्यावरण मित्र और आसपास का वातावरण, दूसरा है भोजन, तीसरा आवास है, चौथा जल है, पांचवा यात्रा है और छठा है कुछ करना और बनना। मोस्ट है, याद रख लेना इसको अच्छे से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये लीजिए, जल प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। तो आपको इस पर क्या डालना है, एक प्रकाश डालना, मतलब एक लेख लिखना है कि एक जल प्रबंधन में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद करके जाना भैया, बिल्कुल अच्छे से रट लेना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए उत्तर आप लोग खुद पढ़ेंगे। देखिए मेरा तो काम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बताना है, फिर विद्यालय में वृक्षारोपण योजना बना करके इसको प्रभावी किस रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी पढ़ के जाएंगे अच्छे से, फिर बाद में मत कहना बताया नहीं हमको मुख्य मुख्य प्रश्न, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो पर्यावरण के संवर्धन हेतु मानव के द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य हैं। तो देखो जनसंख्या पर शीघ्र अतिशीघ्र शक्ति के साथ काबू पाया जाए, वनों का संरक्षण संवर्धन किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, कुदरती संसाधनों का आवश्यकता उचित उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। आप लोग इन सबको जानते भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये लीजिए, पर्यावरण पाठ्यक्रम के निर्माण या पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की कोई 2 मुख्य विशेषता कौन कौन सी है। तो आपको विशेषताएं लिखनी है, 2 पूछ सकता है, ज़्यादा भी पूछ सकता है। कौन कौन सी है कि बच्चों के अपने अनुभव को कक्षा के अनुभवों से जोड़ा जा सके, कक्षा में ज्ञान को मात्र सूचना के रूप में ठूसना ही नहीं बल्कि बच्चों को ज्ञान निर्माण के अवसर उपलब्ध करवाना, विषयों को इकाई या प्रकरणों की परंपरागत पद्धति से हट करके NCERT के अनुसार थीमों में बांट दिया जाना चाहिए। कक्षा बार इन थीमों को सरल से कठिन तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। और पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु बच्चों की
उम्र के अनुसार होना चाहिए, विषय वस्तु सहज और सरल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण शिक्षा बहुविषयी होती है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। सबसे मोस्ट प्रश्न है कि भैया पर्यावरण जो है शिक्षा बहुविषयी होती है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्य समुदायों के तत्वों, वातावरण के साथ में अंतर संबंध बनाते हैं। इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना पर्यावरण शिक्षा है। और पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रकृति समाज के संगम को दर्शाता है, अर्थात जहाँ भौतिक परिवेश बोलता है वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश भी मौन नहीं रहता। जहाँ मानव एक तरफ प्रकृति से जुड़ा है वहीं दूसरी तरफ समाज से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों के लिए वाला, पर्यावरण अध्ययन विषय के संबंधित सामग्री का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये मोस्ट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद करके जरा भैया। पर्यावरण अध्ययन संबंधित विषय से संबंधित कौन कौन सी सामग्री है? तो सामग्री को देखो, एक तो पहली तो है अपनी चार्ट या पोस्टर का उपयोग करना चाहिए। कहानियों के माध्यम पर्यावरण से जुड़ी कहानी बच्चों को सुनानी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों के लिए, पर्यावरण के द्वारा शिक्षण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो ये अच्छा प्रश्न है। ओके, इस प्रश्न को आप लोग रट के जाएंगे। अभी यूनिट नंबर 1 चल रही है, ये लीजिए भैया। जम्बाजी ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है भाई, अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है। इसको तो आप रट कर जाना, रट लेना बिल्कुल, कि जम्बाजी ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। इसका उत्तर नीचे आपको दिया गया है। बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित आपको इसमें बात बतानी होगी, ठीक है ना। चलिए, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई अमरगाथा बिश्नोई समुदाय की भूमिका क्या होती है। तो ये आपको याद करके जाना है, यहाँ पर वो घटना आपको लिखनी है। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यूनिट नंबर 3। अब अपना यूनिट नंबर 3 आता है कि बच्चों के अनुभव, उनके सवालों की पूर्व समझ के बारे में हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर अगली 3 है। देखिएगा, बच्चों के प्रश्नों में प्रतिबिंबित क्या होती है, उनकी पूर्व मान्यता होती है। पहला प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है। उसके बाद बालक कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं दैनिक जीवन में अनुभवों से। क्लियर, बालक स्वैच्छिक रूप से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, क्यों वाले प्रश्न। कैसे, क्यों वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद बालक अवधारणाओं की परख मात्र निम्न उपाय से नहीं कर सकते, अवलोकन के द्वारा। क्लियर, उसके बाद किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रचनावादी सिद्धांत के द्वारा सीखना। उसके बाद यहाँ पर ये जीन पियाजे की 4 संगणक विशेषताओं को बताऊंगा। तो ये 4 कौन कौन सी हैं उनको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, प्रश्न आएगा ये वाला। जेरोम ब्रूनर की बात करते हैं, संगणक विकास ने बालक की संगणक प्रक्रिया को जो स्तर प्रदान किया वह कौन सी है। तो ये 3 स्तर, जेरोम ब्रूनर की 3 अवस्थाएं आपसे याद रखना। एक तो विधि निर्माण की आवश्यकता, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम आइकॉनिक, ठीक है, आइकॉनिक। और ये प्रतिमा निर्माण के एक सांकेतिक स्तर, इसको बोल सकते हैं सिंबॉलिक अवस्था। और ये बोलते हैं एनेक्टिव अवस्था। देखो एनेक्टिव, ठीक है ना, ये 3 हो गई, एनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है ना। विधि निर्माण की अवस्था, प्रतिबिंब अवस्था और सांकेतिक स्तर। तो ये 3 अवस्था जेरोम ब्रूनर ने दी थी। आपको याद रखना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। रचनावाद को किन किन नामों से जान सकता है भैया। रचनावाद को रचनात्मकतावाद, निर्माणवाद और निर्मितिवाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भाई, अभिप्रेरित व्यवहार की कोई 2 विशेषता कौन कौन सी। एक तो ध्यान केंद्रित रहना और कार्य करने की क्षमता अधिक महसूस होती है। जेरोम ब्रूनर का विकास सिद्धांत किस पर आधारित है। तो अच्छे आशय संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसको। उसके बाद अगला प्रश्न है, पियाजे ने मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना को क्या नाम दिया था। उसको नाम दिया था साथियों स्कीमा। क्या नाम दिया था, स्कीमा नाम दिया था पियाजे के अनुसार। अब देखो यहाँ पर पियाजे ने 3-4 परिभाषा दी थी। पहली तो दी थी अनुकूलन और दूसरी दी थी अनुकूलन क्या है, इसको विकसित करने का तरीका। अनुकूलन का आधार आपको याद रखना है
कि इसकी माने सिर्फ हमारे अपने पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करने के मौके देते हैं, बल्कि पर्यावरण के साथ खुद को डालने में भी मदद करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। इसको दो अलग अलग तरीक़ों से होता है, एक तो आत्मसात करके, दूसरा समायोजित करके। अब अनुकूलन की प्रक्रिया का आधार आपको याद रखना है। आधार यह है कि ज्ञान का निर्माण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे सीखने वाला व्यक्ति खुद ही चलाता है। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर आता है वाइगोत्स्की वाला। वाइगोत्स्की, हर एक व्यक्ति किसी विशेष सीखने की संभावनाओं के दायरे को वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया था? उसको दिया था भैया प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ZPD सिद्धांत। क्या नाम दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना? ठीक है, याद रखना आपको ZPD, ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको बिल्कुल वही प्रश्न बताए जाएंगे। ये प्रश्न, ई ग्रुप ब्लॉक शब्दकोश इंटरनेट जैसे संस्थानों बच्चों पर क्या प्रभाव दिखाई दिया है? उत्तर आप लोगों के पास सबके हैं, मैं केवल प्रश्न लगा रहा हूँ। आप लोग फिर कहेंगे कि भैया इनका वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। सीरीज़ तो हमारे पास भी है, लेकिन सीरीज़ आपके पास में है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप बना रहा हूँ वीडियो। एक शिक्षक होने के नाते हम सवालों को किस प्रकार प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है भैया। ठीक है ना? जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो के माध्यम से शिक्षकों भी सवाल पूछे, उनसे भी क्यों और कैसे प्रश्नों को बढ़ावा देकर की गतिविधियों द्वारा। उसके बाद एक जीन पियाजे का बाल विकास संबंधी मॉडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यह आपको याद रखना भैया। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत। ये वाला लो, जेरोम ब्रूनर। मोस्ट प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषता क्या क्या है? पहली तो भैया यह है अधिगम की पूर्व अनुकूलता आधार, छोटा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना? दूसरा है कि ज्ञान की संरचना के आधार पर, तीसरा है तारतम्यता के आधार पर, और चौथा है पुनर्वलन के आधार पर। ठीक है ना? और जेरोम ब्रूनर का विकास जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना। अच्छा प्रश्न है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संगणक विकास के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? तो आपको हम बाद में बताएंगे इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। दूसरा पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है, चौथा पूछ सकता है, तो आपको ये विशेषता याद रखनी है। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। रचनावादी सिद्धांत क्या है, विस्तार से समझाइए रचनावादी सिद्धांत के बारे में। अच्छा प्रश्न है। और एक जीन पियाजे का, एक जेरोम ब्रूनर का, एक लेव वाइगोत्स्की का। 3 प्रश्न तो आप में एक आएगा इसमें से। ये लो, जीन पियाजे द्वारा बताए गए सीखने सिखाने के रचनावादी सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण विषय को एकीकृत रूप से पढ़ाया जा सकने के विचार की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है, इसको रट लेना आप लोग। ठीक है भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक यूनिट भी आप लोग 2 घंटे में करके नहीं दे सकते इस तरीके से। ये लो, इस प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाना है। ठीक है ना? जीन पियाजे के संगणक विकास के चरणों का विवेचना करनी है, और ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। निबंधात्मक में से आपको इसमें से 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहली तो आपको अवस्था याद रखनी है, संवेदी पेशी अवस्था। पहली चीज़ ये होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में। इसकी विशेषता आपको याद रखनी है। ठीक है? कि भाई बच्चा जो होता है वो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अनुभव कर सकता है। देख लो आप लोग। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा जो होता है 2 वर्ष से लेकर के और 7 वर्ष के बीच में होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इनकी विशेषता आपने पहले देख ली होंगी, विशेषता भी इनकी आपको याद रखनी है। प्रे कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लेना। ये 7 से होती है 11 वर्ष के बीच में, इसकी विशेषताएं आपको ये याद रखनी है। ओके, उसके बाद है अपनी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, लेकिन कंक्रीट को क्या बोलते हैं भैया? कंक्रीट को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये उसके बाद लेव वाइगोत्स्की का, एक लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद के बारे में विस्तार से समझाइए। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये पेपर होता है, और इसमें से यही प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना भाई? एक प्रश्न यह है
कि बच्चों की खगोलीय अवधारणा पर भारत में हुए शोध कार्य का वर्णन कीजिए। और ये अच्छा प्रश्न है, 2 बार पूछ लिया है, 16 में और 18 में, इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा और प्रश्न इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग अगली यूनिट को देखेंगे, यूनिट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत आएगी। पार्ट 2 में केवल यूनिट नंबर 2 है और अकेली 20 नंबर की भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली यूनिट में। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, देख लेना।